चलिए, एनी रीज़न होमवर्क ना करके आने का बताइए। हाँ बताएं, कुछ जेन्युइन रीज़न, नए कुछ बहाने आप बताइए, थोड़ा सा मुझे भी क्लियरिटी बढ़े थोड़ा सा। दिव्य क्यों नहीं कर पाए? डीपीपी नहीं किए, क्यों बताइए। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ क्या किया क्या नहीं किया, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं किया, आप बताइए। स्माइल दे रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं करके आए, ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे रिश्ते की बात हो रही हो। तो भाई करेंगे? नहीं सर अभी नहीं। तो भाई होमवर्क पूछ रहा हूँ बेटा, चेहरे पे डर आना चाहिए, डर का भाव। हाँ भाई मयंक, मेरी उम्र ही क्या है सर, अभी खेलने की उम्र है। क्यों आप क्यों नहीं करके आए बताओ। हरदीप तुम तो पिटे थे कल। हाँ बैठो 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 बैठो। केवल और केवल आपको बस इसका फ़ायदा अभी दिया जा रहा है कि साइकोलॉजिकली आप बहुत ही टेंशन में हैं अभी, है ना, छुट्टियों को लेके। ठीक है ना, पूरी दुनिया की छुट्टी हो गई है। मैं ये इसलिए समझ पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस दौर से गुजर रहा हूँ, है ना, कि पूरी दुनिया की छुट्टी हो गई हैं, हमारी नहीं हुई हैं। खैर चलिए, तो फिर आज सबको माफ़ किया जाता है। दिखाइए दिखाइए। लेकिन आप कल आएंगे इस कंडीशन पे, ठीक है। कल कितने लोग छुट्टी पे जाना चाह रहे थे? अब तो कोई नहीं जाना चाह रहा होगा। कल सभी आएंगे। अगर आप कल नहीं आए तो आज और कल का इकट्ठा पीटूंगा मैं 3 तारीख को, जब आप आएंगे तब, ठीक है ना। तो याद रख लेना। आज इसीलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ आपसे। चलिए देखिए, तो हमने डिफरेंट टाइप के फोर्सेस स्टडी कर लिए थे। कौन कौन से फोर्सेस हैं वो डिफरेंट टाइप के? अगर हम बात करें नॉर्मल रिएक्शन, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? तीनों लॉज थोड़े थोड़े पढ़ लिए हैं। तीनों लॉज, इनकी बेसिक डेफिनेशन, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, बेसिक डेफिनेशन, ठीक। एंड देन फिर हमने डिफाइन कर लिया था फोर्स, फोर्स क्या होता है। और उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा स्टडी किया, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, एंड थर्ड वाज स्प्रिंग फोर्स। और एक और हमने देख लिया था वेट, ठीक है। ये 4 फोर्सेस हमने देख लिए थे, ठीक है। वेट के बारे में हमने डिस्कस किया था पहले। वेट क्या होता है? व्हाट इज वेट? वेट क्या होता है बताओ? व्हेन ए वेइंग मशीन रिप्रेजेंट सम रीडिंग ऑफ वेट, तो वो रीडिंग एक्चुअल में क्या होती है बताइए? नॉर्मल रिएक्शन, ये सुनो, जितनी नॉर्मल रिएक्शन मशीन को फील हो रही है उसके नीचे रखे सरफेस से, मशीन केवल उसको मेज़र करती है। मशीन एक्चुअल में आपके वेट को मेज़र नहीं करती, ठीक है। वो केवल क्या मेज़र करती है कि जिस सरफेस पे उसको रखा जाता है वो सरफेस उस पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, कितनी नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। कुछ केसेस में वही नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअल में आपके किसके इक्वल आ जाती है? वेट के। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं जब नॉर्मल रिएक्शन आपके वेट के इक्वल नहीं आती। वो हम पढ़ेंगे जब हम लिफ्ट को एनालाइज करेंगे, ठीक है। एक्सेलरेटेड फ्रेम्स को एनालाइज करेंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। अब आज हमें क्या करना है? हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन ऑफ
न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, डालिए हेडिंग, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, डाल दीजिए हेडिंग, डालिए सभी लोग। सही आ रहा है इसमें ऊपर? अच्छा ये दिख नहीं रहे, ये भी बड़ी बात है। अच्छा ये ऊपर ही, ओ हो, अच्छा आप ठीक है? अरे इतना ठीक है, वहाँ से नहीं पूछ रहा हूँ, यहाँ से अब आ गए इसमें। क्या हो गया? यहाँ रिफ्लेक्शन आ रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं। यहाँ तो वैसे भी रिफ्लेक्शन से आ रहा है थोड़ा, तो यहाँ के बाद नहीं लिखेंगे हम, ठीक है? आप दिख रहे हैं? बस ठीक है, चलिए। तो एप्लीकेशन ऑफ, इसमें तुम लोगों की आवाज़ नहीं आएगी, टेंशन मत लो, ठीक है? तो तुम जो कुछ भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो, ठीक है? ऐसे बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं होना है कि अब हम इसमें हमारी आवाज़ आ जाएगी, ठीक है? इसमें आवाज़ आएगी नहीं, क्योंकि ये माइक्रोफोन कनेक्टेड है इससे, तो केवल मेरी आवाज़ आएगी इसमें, ठीक है? चलिए, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ था क्या पढ़ा था हमने? न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू dp बाई dt, F इज इक्वल टू dp बाई dt। और इसका एक स्पेशल फॉर्म क्या था? F इज इक्वल टू ma। ये कब वैलिड है? जब आपका मास क्या है? कांस्टेंट, मास कांस्टेंट। देन वी कैन से नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन, ठीक है? डन। अब यहाँ से हम पूरे डिस्कशन को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, ठीक है? जो भी चीज़ें आपके सामने होंगी रियल लाइफ में, वो या तो एक्सेलरेटेड होंगी या नॉट एक्सेलरेटेड होंगी। या सुनो, दो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, या तो उनमें एक्सेलरेशन है या उनमें एक्सेलरेशन नहीं है, या तो a इज इक्वल टू 0 या a इज़ नॉट इक्वल टू 0। a0 की भी दो सिचुएशन ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, या तो वो रेस्ट में हो और या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, ठीक है? इन दोनों ही केसेस में हम कह सकते हैं कि बॉडी पर नेट फोर्स क्या है? 0, यानी कि बॉडी किस में है? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। तो एक डेफिनेशन क्या समझ आई हमें? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जिसमें बॉडी पर नेट फोर्स क्या है? 0। बॉडी आपकी रेस्ट में भी हो सकती है और बॉडी आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चल सकती है, ठीक है? देन दूसरा, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब इसमें नेट फोर्स बॉडी पर 0 नहीं है। तो हम जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं लॉज ऑफ मोशन में, दो एल्गोरिदम सीखेंगे। जब बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो तब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, और जब बॉडी पर नेट फोर्स 0 ना हो तब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? तो पहले हम केस 1 की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे, जब बॉडी पर नेट फोर्स क्या होगा आपका? 0, ठीक है? जैसे इसमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? केस 1 में अगर हम बात करें तो अब से आगे के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो केस 1 से रिलेटेड हैं, ठीक है? एंड दिस इज केस 2। तो केस 1 में बड़ी सिंपल सी एल्गोरिदम है। वो एल्गोरिदम क्या है? स्टेप्स क्या हैं? पहला स्टेप क्या है? ड्रॉ FBD, ड्रॉ FBD। देखो मैकेनिक्स में दिक्कत क्या है बेटा, थोड़े दिन के बाद आपको ये समझ नहीं आएगा कि शुरू कैसे करें, शुरू कैसे करें, मतलब पहले क्या करें, फिर क्या करें, फिर क्या करें। तो इसीलिए केस डिफाइन करके प्रॉपरली स्टेप्स आपको बता रहा हूँ मैं अभी, और हर क्वेश्चन को ऐसे ही करें। पहले आप ये पता करें कौन से केस का क्वेश्चन है, और फिर उसके जो स्टेप्स हैं उसी स्टेप्स के थ्रू न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की आदत डालें, ठीक? पहला स्टेप क्या है? ड्रॉ द FBD, मतलब सारे जितने भी फोर्सेस उसमें लग रहे हैं ऑब्जेक्ट पर, वो आपको रिप्रेजेंट करने हैं, ठीक है? जैसे साइड बाय साइड एक एग्जांपल भी लेके चलते हैं ताकि आपको क्लियर होता रहे। मान लीजिए यहाँ पर
एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से मास m ऐसे लटका हुआ है और एक फोर्स आपका इधर लग रहा है और एक फोर्स आपका इधर लग रहा है इस पर, इसकी वैल्यू है 20 न्यूटन, ठीक है, और मास की वैल्यू है आपकी 40 kg या 4 kg। ये एंगल आपका है 30 और ये एंगल 60, ठीक है, और ये एंगल आपका है 30 या आप इसको 60 ही माने, और ये है 10 और ये है 30। इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने इस सीलिंग से लटका रखा है रस्सी की हेल्प से। इसमें अभी कौन कौन से फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं आपको? अगर आप देखें, ये तो उसने क्वेश्चन में ही बना के दिया है कि एक F1 लग रहा है 20 न्यूटन इधर, F2 लग रहा है 10 न्यूटन इधर, और ये ब्लॉक इस तरीके से रेस्ट में है। अभी ब्लॉक किस में है आपका? रेस्ट में। ब्लॉक किस में है आपका? रेस्ट में। मान लो ये F है, नॉट 10 न्यूटन, केवल F ऐसे दे रखा है बस। F इज अननोन, F इज अननोन, ठीक है। केवल F1 की वैल्यू पता है, मास पता है, और किस एंगल पर ये सब लग रहे हैं ये सब पता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स F, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स F सो दैट दिस ब्लॉक शुड बी इन रेस्ट, शुड बी इन रेस्ट और शुड बी इन इक्विलिब्रियम। तो कौन से केस का क्वेश्चन हो गया ये बताओ? केस नंबर 1, बॉडी या तो रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी चले, तो ये केस 1 का क्वेश्चन हो गया। अब पहला स्टेप क्या है? ड्रॉ FBD, यानी कि जितने पॉसिबल फोर्सेस हैं वो उसमें शो करिए। अभी सारे फोर्स शो हो रहे हैं क्या डायग्राम में? नहीं। सारे फोर्सेस कौन कौन से होंगे? देखिए इधर, एक तो ये लग रहा है आपका F1 और एक आपका लग रहा है ये F, और इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा आपका? नीचे mg, और सिंस ये वर्टिकली इंक्लाइंड है तो इसका मतलब एक फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर, टेंशन। टेंशन कहाँ लगता है? अब हमने सीख लिया है टेंशन कहाँ लगता है? अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ टेंशन कहाँ लगेगा? इधर, T। इसके अलावा कोई और फोर्स है क्या? नहीं। तो ये हमारा FBD बन गया। ये एंगल 30, ये एंगल आपका 30 और ये एंगल 60, FBD बन गया। स्टेप 2 क्या है? व्हाट इज स्टेप 2? स्टेप 2, फाइंड X and Y component of all the forces, of all the forces, सभी के X and Y कंपोनेंट निकालिए। तो देखो, जो पहले से Y में है उनको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। ये X के अलॉन्ग है क्या? नहीं है। तो आप क्या करेंगे इस स्टेप में? टेंशन को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, mg को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, T ऊपर mg नीचे, लेकिन इस F1 का एक कंपोनेंट इधर निकालना पड़ेगा X के अलॉन्ग। दिस इज X, तो यहाँ कंपोनेंट कितना आया? ये F1 cos 30। डन। इस F1 का एक कंपोनेंट इधर निकालना पड़ेगा, वो कितना आएगा? F1 sin 30 या cos 60, एक ही बात है। तो हमने लिख दिया F1 cos 60, ये बन गई। ऐसे ही इस F का एक कंपोनेंट इधर, तो वो कितना आएगा? F cos 60, और इस F का एक कंपोनेंट कहाँ आएगा? इधर, सो दैट इज F cos 30, ये बन गई। ये दूसरा स्टेप है, सभी फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करना, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है आपका इसमें? व्हाट इज द थर्ड स्टेप? इसको नोट कर लीजिए, पहले नोट करिए, 2 स्टेप तक नोट करिए। केस 1 केस 2 नोट कर लिया आपने? नहीं, जल्दी जल्दी करो 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 करो।
चाय पी लेते हैं तब तक हम। हरदीप, तुम्हें डर नहीं लगा कल जब तुम घर गए थे और तुमने जब होमवर्क नहीं किया तो तुम्हें ये याद नहीं आया कि मैं पिटा था कल? आधा किया। जब छोड़ रहे थे तब लगा नहीं कि मैं फिर पिटूंगा? हाँ, बाहर चले गए थे। मतलब अभी डर ज़्यादा बढ़ा नहीं है ना? कल वो लाऊंगा, वो प्लास से काटते हैं उंगलियां, इससे काटते हैं, कटर से। चलिए चलिए, हो गया नोट? जल्दी करिए। डन? मिटा दें? थोड़ा थोड़ा आप लोग जल्दी जल्दी नोट करेंगे बेटा, है ना? इसको मिटा दें। देखिए, इसके बाद जो थर्ड स्टेप आपका आएगा उसमें क्या करना है आपको? देखिए, थर्ड स्टेप में जितने फोर्स वर्टिकल में हैं दैट इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, जितने फोर्स राइट में हैं दैट इज इक्वल टू लेफ्ट फोर्स। तो बस थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको? बैलेंस करने हैं। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्ट फोर्स इज इक्वल टू राइट फोर्स, बस। तो यहाँ पे ऊपर कितना आ गया टोटल? T प्लस F1 cos 60 प्लस F cos 60 इज इक्वल टू mg। ये पहली इक्वेशन बनी। तो यहाँ पे T प्लस F1 की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1? 20। तो ये 20 cos 60 इज 1/2 F/2 इक्वल टू m इंटू जी। कितना आएगा आपका? 40। तो ये आपका कितना बन गया? T प्लस F/2 इज इक्वल टू 30। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही F लेफ्ट इज इक्वल टू F राइट करिए। कितना आएगा? F लेफ्ट इज इक्वल टू F राइट करेंगे तो F1 cos 30 इज इक्वल टू F cos 30। तो F1 की वैल्यू आपकी कितनी है? 20। या सुनो, F1 की वैल्यू कितनी है आपकी? 20। तो यहाँ से ये कितना आएगा आपका? 20√3/2 इज इक्वल टू cos 30 कैंसिल। तो ये कितना आ गया आपका? F। दिस इज इक्वल टू 20। F इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो आप इस F की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो F की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो T प्लस F इज 20/2 इज इक्वल टू 30। तो T कितना आएगा आपका? 10। 30 माइनस 10 इज 20 न्यूटन। तो इनफैक्ट हमें दो आंसर्स मिल गए। आपसे वो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोर्स एंड ऑल्सो फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो हर बार टेंशन mg के इक्वल ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो केस 1 में इस तरह के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे कि आपको एक ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि बताओ अगर ये रेस्ट में है या इक्विलिब्रियम में है, तो किसी अननोन फोर्स जो उसमें लग रहा होगा उसकी वैल्यू पूछेगा आपसे। इज दैट क्लियर? बोलो, लिख लीजिए, उसको नोट करिए। देन केस 2 के प्रॉब्लम्स अगर हम देखें, एनालाइज करना। केस 2 is very important when a net is not equal to 0. When a net is not equal to 0. जब बॉडी मोशन में हो, जब बॉडी किस में हो? मोशन। क्या कह रहे हो? F इज इक्वल टू 20 के बाद
इसके बाद हमने इस f की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दी है, तो वहाँ से क्या आ जाएगी आपको, टेंशन। ठीक है, दिख नहीं रहे, दिखने में दिक्कत आ रही है किसी को, पीछे आ रही है, ये बीच में अड़ रहा है क्या, पीछे वाली बेंचेस बताइए, दिख रहा है, ठीक है। अब दूसरा केस देखिए, केस नंबर 2, ए नेट इज नॉट इक्वल टू 0। ए नेट नॉट इक्वल टू 0 मतलब आपका ब्लॉक एक्सेलरेटेड है, आपका ब्लॉक कैसा है, एक्सेलरेटेड। ठीक है, ब्लॉक एक्सेलरेटेड है, इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखें। इसका जो पहला स्टेप है और दूसरा स्टेप, ये ठीक बिल्कुल वैसा ही है जो वहाँ पर था। पहले एबीडी ड्रॉ करना है और फिर सभी फोर्सेस के क्या करने हैं, कंपोनेंट, लेकिन कंपोनेंट एक्स और वाई में नहीं करने। ध्यान सुनो, पहला स्टेप है ड्रॉ एफबीडी, ड्रॉ एफबीडी। ठीक है, ड्रॉ एफबीडी। दूसरा आपका स्टेप है आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ मोशन। पहले आप लिख लो स्टेप, आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एंड थर्ड, ये पता करो कि ब्लॉक किस तरफ चलेगा। ठीक है, देन थर्ड, फाइंड या रिजॉल्व all the forces along the direction of motion and perpendicular, लिख लो बेटा पहले, and perpendicular to direction of motion, and perpendicular to the direction of motion. Fourth one, apply Newton second law. Apply Newton second law. ठीक है, अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ। देखिए ये 4 स्टेप हैं आपके इसमें। ठीक है, ये 4 स्टेप हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे इन चारों स्टेप्स को अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे देखिए, ये नोट हो गया, सभी का नोट हो गया। देखो बेटा, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन है। एग्जाम्पल, ये एंगल आपका है थीटा इज इक्वल टू 30, और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे मास m का, और इसकी वैल्यू है आपकी 2 kg। इसकी वैल्यू आपकी कितनी है, 2 kg। ठीक है, अब आपको पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, फाइंड acceleration of block, first part, second normal reaction between block and surface, and it is given that this surface is smooth, एकदम स्मूथ है सरफेस। ठीक है, तो अगर सरफेस स्मूथ है इसका मतलब फ्रिक्शन नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ चलेगा बताओ। अभी आपको एक बेसिक सेंस समझ आ जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में चलेगा, बताइए। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, यानी कि इसकी डायरेक्शन की मोशन क्या है, इसकी मोशन की डायरेक्शन क्या है, दिस वन, ये सुनो। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है,
दिस वन। ये आपका पहला स्टेप हुआ, आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इज दैट क्लियर? फिर स्टेप क्या है, जितने फोर्स इस पर लग रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करना, FBD ड्रॉ करना। तो आप बताइए इस ब्लॉक पर एक फोर्स क्या लग रहा होगा, mg, क्या लग रहा होगा, mg। और इस mg की वजह से ये इंक्लाइंड प्लेन पर क्या लग रही होगी, एक्शन। यस और नो? तो ये जो इंक्लाइंड प्लेन का सरफेस कांटेक्ट में है, ये क्या लगा रहा होगा, रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, विच विल बी परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। यानी कि इसकी वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। यस और नो? FBD बन गया, FBD बन गया, डायरेक्शन ऑफ मोशन आइडेंटिफाई हो गई। तीसरा स्टेप क्या था, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन में mg का कंपोनेंट कितना आएगा बताइए, इस mg का कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देखो ये 90 डिग्री है, ये 30, तो ये एंगल कितना होगा आपका 60। यस और नो? बोलो। कई बार इसको वेरिएबल में लिखें तो ये थीटा, ये 90। यस और नो? तो ये आपका कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये आपका कितना हो जाएगा थीटा, और ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इज दैट क्लियर? तो mg का इस तरफ कंपोनेंट कितना आएगा, या तो हम लिखें mg cos 90 माइनस थीटा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mg sin थीटा। और न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी बनेगी इसकी, 2 × 10 sin 30 विच इज़ 10 न्यूटन। ये बात क्लियर है? बोलो। ऐसे ही इस mg का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, mg cos थीटा। न्यूमेरिकल वैल्यू की अगर बात करें तो 20 cos थीटा मतलब cos 30 √3/2, तो 2 से 20 कैंसिल, 10 √3। इज दैट क्लियर? और नॉर्मल रिएक्शन तो है ही पहले से, परपेंडिकुलर के अलोंग, उसका कोई कंपोनेंट लेंगे, नॉर्मल रिएक्शन का इस तरफ कोई कंपोनेंट आएगा नहीं, 90 पर है, कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। ये स्टेप कंप्लीट हो गया। चौथा स्टेप क्या है, अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ। अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ इन बोथ डायरेक्शन। इन बोथ डायरेक्शन मतलब जिसमें मोशन कर रहा है और जिसमें मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसका नेट एक्सेलरेशन इसी तरफ तो आएगा, तो आप क्या लिखेंगे, अलोंग द मोशन नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू नेट एक्सेलरेशन, मास इंटू नेट एक्सेलरेशन। तो एफ नेट कितना आएगा आपका बताइए, इस तरफ केवल कितना है 10, मास कितना है 2, ए नेट कितना है इस वन, तो ए नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। वेरिएबल के फॉर्म में अगर देखेंगे तो एम जी साइन थीटा को एम से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा जी साइन थीटा। इस एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक आपका इंक्लाइंड प्लेन पर कहाँ आएगा, नीचे। इज दैट क्लियर? नाउ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सिंस इसका मोशन तो इस तरफ है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, नेट एक्सेलरेशन क्या है 0, तो नेट फोर्स भी क्या होगा 0। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम इसमें बात करें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऊपर कितना फोर्स है n, नीचे कितना फोर्स है mg cos थीटा। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा आपको क्या करना है, फोर्स बैलेंस करना है आपको बेसिकली, बिकॉज ए नेट क्या है आपका 0, सो एफ नेट कितना आएगा आपका 0। इसका मतलब ऊपर फोर्स कितना है n और नीचे की तरफ कितना है mg cos थीटा विच इज़ 10√3 न्यूटन। तो ये इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए, नॉर्मल रिएक्शन भी और एक्सेलरेशन भी। इज दैट क्लियर? बोलो।
कर पाएंगे? नोट करिए जल्दी। ये एक अप्रोच है बेटा लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन करने की, ठीक है। देयर आर वैरायटी ऑफ अप्रोचेस, ठीक है, और फिर यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी अप्रोच करें। हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? फिर से बोलो, क्या कह रहे हो? थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप आपका क्या है? रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन आपने ये पता कर ली। इधर देखो, इधर अलग से बता देता हूं मैं। ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, आपको पता है कि मोशन इस तरफ हो रही है, या सुनो, ये एंगल थीटा है, और अभी इस पर टोटल फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं? mg एंड नॉर्मल रिएक्शन ऐसे परपेंडिकुलरली इसके। वो कह रहा है थर्ड स्टेप में इन सभी फोर्सेस के कंपोनेंट अलोंग द मोशन एंड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द मोशन, इन दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करो। तो ये mg नीचे लग रहा है, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा आपका? 90 माइनस थीटा। ये सुनो, तो इस mg का इधर कंपोनेंट कितना आया? mg cos 90 माइनस थीटा विच इज mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। और इस mg का इधर कंपोनेंट कितना आया? ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा होगा, तो दिस इज mg cos थीटा, क्योंकि ये टोटल एंगल कितना है आपका? 90। समझे? अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो नेट फोर्स आपका अलोंग द मोशन आया, अलोंग द मोशन नेट फोर्स को क्या लिखना है? मास इनटू एक्सेलरेशन। समझे? नेट फोर्स कितना आया आपका? mg साइन थीटा, इसकी वैल्यू पुट की हमने, तो वो कितनी आई आपकी? 10 न्यूटन, और उसको क्या पुट किया हमने? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से ए नेट कितना आ गया? 5, विच इज g साइन थीटा, क्योंकि mg साइन थीटा को m से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? g साइन थीटा ना। सुनो, क्लियर है? अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखो, ये ब्लॉक कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है ना, तो इस डायरेक्शन में क्या कोई एक्सेलरेशन है? नहीं है। ये सुनो, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि नेट एक्सेलरेशन क्या है? 0, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स भी क्या होगा? 0, यानी कि जितना ऊपर की तरफ होगा उतना ही नीचे की तरफ। तो आप क्या लिखेंगे? n इज इक्वल टू mg cos थीटा। क्लियर है? बोलो, क्लियर है सभी को? नोट करिए, नोट करिए। हो गया? आगे बढ़े? ठीक है। देखो, यहां पर ये जो दूसरा स्टेप है, आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब जब आप पहले से श्योर हो कि ये चलेगा तो ऐसे ही चलेगा, तब ये वाले स्टेप्स हैं आपके, ठीक है। कई बार क्वेश्चन को देखकर आप ये श्योर नहीं हो पाओगे कि ये चलेगा तो कहाँ चलेगा। इज दैट क्लियर? बोलो। ऐसी सिचुएशन में जब आपको ये ना पता हो कि ये कहाँ चलेगा, तो फिर ये स्टेप्स काम नहीं आते। ये केवल कब काम आएंगे आपके? जब आपको पहले से आइडिया हो कि अच्छा ये यहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है? बोलो, क्लियर है ये? तो आप दूसरा मॉडल देख रहे हैं, ये मिटा दें, नोट करो जल्दी, नोट करो। इंक है क्या? इंक ले आए थे कल अपन? नहीं है? ठीक, इंक ले आओगे बेटा? इंक ले आओगे? ऊपर से किसी, हाँ ऊपर से ले आओगे, जल्दी नोट करिए बेटा। देखो, आपको क्वेश्चन को पढ़ के खुद समझना होगा पहले कि ये क्वेश्चन किस कैटेगरी में लाई कर रहा है, ठीक है। अभी तक हमारे दिमाग में दो कैटेगरी बनी, क्या? या तो एक्सेलरेटेड है या रेस्ट में है, ठीक है। रेस्ट वाला तो हमने सॉल्व करना सीख लिया। अब अगर मोशन में है तो यहाँ से दो कैटेगरी बनेंगी। ऐसा मोशन जिसकी डायरेक्शन आपको पहले से पता है कि इसी तरफ चलेगा, तो ये स्टेप्स हैं। और अब एक ऐसा मोशन में आएगा ऑब्जेक्ट कि आपको नहीं पता चलेगा भी या
नहीं चलेगा या किस तरफ चलेगा, डायरेक्शन पहले से नहीं पता है आपको। इज दैट क्लियर? बोलो। तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे कि वेदर इट विल मूव और नॉट, एंड इफ इट विल मूव इन विच डायरेक्शन इट विल मूव। ठीक है, हाँ जी, हाँ बोलो। क्या नॉर्मल? ऐसे क्यों लगा? नॉर्मल रिएक्शन, इसका मतलब क्या है? पढ़ना बेटा, परदेश। इसका मतलब क्या है? इट इज अ रिएक्शन विच इज नॉर्मल टू द सरफेस इन कॉन्टेक्ट। नॉर्मल रिएक्शन, नाम तो समझो उसका। नॉर्मल रिएक्शन मतलब रिएक्शन विच इज नॉर्मल टू द सरफेस। ये है सरफेस, ये लगा रहा है इस पर रिएक्शन, तो वो कैसे लगाएगा आपने? नॉर्मल ना। तो इस सरफेस का नॉर्मल कैसे होगा? ऐसे। ऐसा होता सरफेस, तो नॉर्मल कैसा होता? ऐसे। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए। ध्यान सुनिए बेटा, इधर जैसे देखिए केस 3, A net is not equal to 0, direction of motion is known। ठीक है, केस 3 में क्या है? A net is not equal to 0, direction of motion is not known। पहले से नहीं पता हमें, पहले से नहीं पता कि किस तरफ जाएगा। तो ये हालांकि आपने सॉल्व कर लिया है पिछले लेक्चर में, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में। मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट, और इस पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है 20√2 45 डिग्री एंगल पर, और इधर लग रहा है 20√2, या आप कह सकते हैं 10√2 45 डिग्री एंगल पर, और एक फोर्स इधर लग रहा है 40 न्यूटन। मास है इसका 2 kg, मास है इसका 2 kg, या 2 kg मानो तो 4 kg, और एक मिनट रुकना बेटा। 40√2 40√2 80, ठीक है, आप ठीक है। देखिए इधर, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके सामने है अभी, ठीक है। अभी इस पे डिफरेंट ये फोर्स लग रहे हैं, 3 फोर्स लग रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। आपसे कह रहा है कि बताओ इसका नेट एक्सेलरेशन कितना होगा? व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन? नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी सरफेस पर? सरफेस क्या क्या चीजें पूछ रहा है आपसे? फाइंड नेट एक्सेलरेशन, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड अर्थ। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए बेटा। आपको शुरुआत में नहीं पता कि ये ब्लॉक चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसा तो नहीं इन सभी का रिजल्टेंट 0 हो जा रहा है, उसने कुछ नहीं कहा, बस सिचुएशन दे दी और कह रहा है कि बताओ क्या होगा। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा केस लेके चलना है कि मान लो ये चल रहा है, मान लो ये चल रहा है, तो दूसरी कैटेगरी आ गई वहाँ पे। अब किस डायरेक्शन में चल रहा है पहले से पता है आपको? कुछ नहीं, तो ये वाले स्टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या करना है आपको? स्टेप 1 इसका भी क्या है? ड्रॉ FBD। पहले आपको FBD ड्रॉ करना है, ड्रॉ FBD। और इस बार आपको क्या करना है कि जब कुछ भी नहीं पता, जब कुछ भी नहीं पता, तो फिर आप 2 रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस along
हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। बस उस पॉइंट से होता हुआ एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस, एक्स एंड वाई। यहाँ पर एक्स एंड वाई लिए जाते हैं, यानी कि पहला स्टेप अगर हम ड्रॉ करें तो पहले स्टेप में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस पे, mg। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, mg। इधर हॉरिजॉन्टल में कितना लग रहा है, 40, या सुनो, और 45 डिग्री एंगल पर कितना लग रहा है, 40√2, 40√2। और इधर अगेन 45 डिग्री एंगल पर कितना लग रहा है, 40√2। डन। ध्यान सुनिए सर, नॉर्मल रिएक्शन आपने नहीं बताई। नॉर्मल रिएक्शन मैंने क्या कहा था, इस तरह के क्वेश्चंस में नॉर्मल रिएक्शन जब ब्लॉक हॉरिजॉन्टल पे रखा है तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है ना कि इन दोनों फोर्सेस की वजह से ये ब्लॉक उठ ही जाए। कल बताया था मैंने आपको। तो आपको पहले ये पता करना है कि कितना एक्शन ब्लॉक ने लगाया इधर। तो यहाँ पर mg मतलब कितना हुआ, m कितना है 4, तो ये कितना है 40 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन पहले से ड्रॉ नहीं करनी है, नॉर्मल रिएक्शन पहले से ड्रॉ नहीं करनी है। पहले आपको ये देखना है कि ये ब्लॉक इस अर्थ पर नीचे कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो अभी नॉर्मल रिएक्शन गायब रखनी है एफबीडी से, ठीक है। एफबीडी से नॉर्मल रिएक्शन क्या रखनी है, गायब। अब दूसरा स्टेप क्या है, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस अलोंग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। तो अभी ये तो पहले से ही एक्स के अलोंग है, 40√2 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा बताइए, प्लस 40√2 cos 45, ये आएगा। ऐसे ही इस 40√2 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, 40√2 cos 45। इज दैट क्लियर। अच्छा, वर्टिकल में कंपोनेंट लें अगर तो 40√2 का कितना आएगा, ये भी 45 है, तो इट इज़ 40√2 cos 45 मतलब 1/√2। ऐसे इसका भी एक कंपोनेंट आएगा इधर सेम डायरेक्शन में, तो ये मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, ये √2 से √2 गया, टोटल फोर्स कितना हो गया, ये 80, नीचे कितना लग रहा है 40। तो क्या ये ब्लॉक यहाँ रह पाएगा, उड़ जाएगा ये सुनो। और अगर ये उठ गया तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, 0। सो इसका तो आंसर क्या आ गया आपका, 0। तो आप एफबीडी में नॉर्मल रिएक्शन बनाएंगे क्या, नहीं बनाएंगे, या सुनो। और अब आपने जब सारे इसके कंपोनेंट कर लिए, यहाँ मैं फिर से बना दे रहा हूँ अलग, देखो ध्यान से। इधर टोटल फोर्स कितने आए आपके, 40 प्लस 40√2 cos 45 कितना आएगा, 40 प्लस 40 विच इज 80। और इधर कितना आ रहा है 40, ऊपर कितना आ रहा है 80, नीचे कितना आ रहा है 40। ये बना लिया आपने। अब आपको स्टेप 3 में क्या लिखना है, स्टेप 3, अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई। तो नेट फोर्स अलोंग एक्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स। एक्स के अलोंग नेट फोर्स कितना है, 80 माइनस 40 कितना बनेगा आपका, 40 इज इक्वल टू मास कितना है आपका 4 ax। तो ax कितना आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर। ऐसे ही y के अलोंग एफ नेट अलोंग y इज इक्वल टू m इंटू ए वाई। तो एफ नेट y 80 और माइनस 40 कितना आएगा 40, 40 इज इक्वल टू 4 इंटू ए वाई। तो दिस इज अगेन ए वाई इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 10। तो जो नेट एक्सेलरेशन है आपका, नेट एक्सेलरेशन वो कितना बनेगा आपका, क्या लिख सकते हैं, नेट एक्सेलरेशन इज 10 i कैप प्लस 10 j कैप।
x के अलॉन्ग 10, y के अलॉन्ग 10। बस इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नोट कर लो इसको। और आप हर क्वेश्चन आपको इसी तरीके से सोचना है, ठीक है, कर पाएंगे? नोट करिए, नोट करिए जल्दी। नोट करिए जल्दी। नोट कर रहे हैं सभी? करिए करिए जल्दी करिए। बताइए बताइए, क्या क्या? ऊपर की तरफ कॉस है या साइन? देखो बेटा 45 डिग्री जब एंगल होता है ना, ये जब 45 डिग्री एंगल होता है ना, तो आप कॉस लो साइन लो एक ही बात है, 1/√2 ही आएगा, ठीक है। जनरल रूल ये रहता है कि अगर आपको इस तरफ कंपोनेंट निकालना है तो आप इस फोर्स का इससे एंगल पता करो। ये अगर थीटा है तो F cos थीटा, ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है। डन, करिए भाई नोट जल्दी। स्टेप्स बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ क्लियर होने चाहिए आपको, ठीक है। आप कहेंगे तो मैं एक बार ये मिटा दूं, ये वाला देखो इधर, कहीं नोट डाल के समराइज कर लो ऐसे। सबसे पहले दो केस पॉसिबल हैं। जो भी ऑब्जेक्ट है, या तो वो a net इज इक्वल टू 0 या a net नॉट इक्वल टू 0। देन a net नॉट इक्वल टू 0 में दो तरीके से हैं। डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन, और इसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नॉट नोन। ये तीन तरह के केस ही बस आपको मिलेंगे बेटा, ठीक है। तो इसमें आपको एनालाइज करना है। व्हेन ए नेट इज 0, ठीक है, उसमें तो बस आपको क्या करना है, जब नेट एक्सेलरेशन 0 हो तो क्या करना है कि x और y डायरेक्शन में सभी फोर्सेस को ब्रेक करना है, और F लेफ्ट इज इक्वल टू F राइट, F अप इज इक्वल टू F डाउन। ये इसकी अप्रोच है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन, तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गई, डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ये उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो बस अब इसमें F नेट इज इक्वल टू M इंटू ए नेट, ये इसके अलॉन्ग और इसके अलॉन्ग F अप इज इक्वल टू F डाउन, ठीक है। जब डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं पता तो फिर आप अगेन x और y में करेंगे, एंड देन नेट फोर्स अलॉन्ग x इज इक्वल टू m इंटू ए एक्स, नेट फोर्स अलॉन्ग y इज इक्वल टू m इंटू ए वाई। बस ये दिमाग में आपके रहना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब एग्जाम्पल्स लेते हैं। हेडिंग डालिए, इसमें भी क्लासिफिकेशंस है आपके, लिखिए कैस्केडेड ब्लॉक्स, कैस्केडेड ब्लॉक्स, ठीक है। मतलब ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक सर्टेन टाइप की मॉडलिंग है, ठीक है ना। जैसे देखिए, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि यहाँ पर दो ब्लॉक ऐसे रखे हुए हैं, M1 M2,
और ये सरफेस है आपका स्मूथ। और एक एफ एक्सटर्नल फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है इस पर, ठीक है, डन। एक एफ एक्सटर्नल फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जाएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखिए एग्जाम्पल 1, फाइंड नेट एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2, और दूसरा इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन m1 एंड m2। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए आप, क्या लग रहा है आपको कौन से केस का क्वेश्चन है। वहां देखिए उधर लेफ्ट में जो हायरार्की है, ये केस 1, ये केस 2, और ये 2A और ये 2B। बताइए किस हायरार्की में आ रही है। ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन, ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नॉट नोन। कौन सी कैटेगरी में, पहले तो ये चार्ट ना सीखो। 2A मोशन भी है और आपको पता भी है कहाँ चलेगा, राइट में, ठीक है। तो अब ऐसे केस में क्या करते हैं, ध्यान सुनिए, देखिए इधर सबसे पहला स्टेप क्या था बताइए, FBD, ये सुनो, सबसे पहला स्टेप क्या था, FBD। तो यहाँ पे M1 का FBD बनाते हैं हम, चलो M1। तो क्या होगा, यहाँ से कितना फोर्स लग रहा है इस पे, F एक्सटर्नल, नीचे M1G, ऊपर अभी पकड़ लगेगी ना नॉर्मल रिएक्शन, तो यहाँ पर कितना N1। अच्छा अब एक बात बताइए, जब आप इसको धक्का मारेंगे, ये इसको फोर्स लगाएगा, तो ये इस पर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, या सुनो। तो वही क्या है आपका इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन M1 एंड M2। तो ये जो रिएक्शन लगी ये कहाँ से लगी, M2 से, ये इसका FBD बन गया। अब M2 का बनाते हैं, M2 का, M2 पर नीचे फोर्स कितना लग रहा है, M2G, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितनी लग रही है, N2, या सुनो। तो अब इसमें ज़रा ध्यान से देखिए, दिस इज N1, दिस इज M1G, दिस इज N2, दिस इज M2G। यहाँ राइट और लेफ्ट में कोई फोर्स लग रहा है, राइट और लेफ्ट में लग रहा है कोई फोर्स, राइट और लेफ्ट में। अगर ये इस पर N2 लगा रहा है, N लगा रहा है, तो ये भी इस पर कितना एक्शन लगा रहा होगा, N। जितना एक्शन उतना रिएक्शन। तो अगर आपने रिएक्शन N बनाई है तो इस पर एक्शन भी कितनी लग रही होगी, N। बन गया। अच्छा इसका मोशन दोनों का कहाँ हो रहा है, राइट में, एक्सेलरेटेड मोशन है ना ये, तो इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया इस वाले का कितना है, A। अब मुझे कॉमन सेंस से आप बताओ कि इसका एक्सेलरेशन A है, तो इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा या कम होगा, सोच के बताओ, सोच के बताओ। बताइए, डे टू डे लाइफ में थोड़ा सा विजुलाइज करके बताइए, डे टू डे लाइफ में कि दो चीज़ें रखी हों और आप एक को धक्का मार रहे हो, बताइए ऐसा क्या होता है। एक को धक्का मार रहे हो आप, तो झटके से नहीं मारा हो आपने, पकड़ के धक्का मारते ही चले जा रहे हो, तो एक्सेलरेशन दोनों के अलग अलग होंगे, सेम होंगे, या एक का ज़्यादा एक का कम होगा, क्या होगा, सेम होगा ना, सेम होगा ना, बोलो। हाँ आप झटके से ऐसे मारो तो वो चला जाएगा दूर, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली उसको ऐसे चिपका के फोर्स लगाते चले जा रहे हैं तो बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। इज दैट क्लियर। तो इसका एक्सेलरेशन A है तो इसका भी कितना आएगा, A। समझे। इनफैक्ट फोर्स लगाने से
कुछ पोर्शन साथ में मूव कर सकता है। तो देखो ये दोनों पोर्शन अभी कैसे मूव करेंगे साथ में, ठीक है। तो दोनों के एक्सेलरेशन क्या होंगे आपके, सेम। अब इसका स्टेप नंबर 1 हो गया, एफबीडी बन गया। डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है आपकी, दिस वन। तो मैंने क्या कहा था, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग न्यूटन्स क्या लगाना है, सेकेंड लॉ। तो आप इसमें देख के बताइए, इस ब्लॉक पर मोशन के अलोंग नेट फोर्स कितना लग रहा है, एफ एक्सटर्नल माइनस एन, यही तो लग रहा है ना नेट फोर्स। एफ एक्सटर्नल इधर, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ है आपकी, इधर। तो आप क्या लिखेंगे, एफ एक्सटर्नल माइनस एन, दिस इज इक्वल टू m1a। ये इक्वेशन समझ आई आपको। नेट फोर्स अलोंग द मोशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर कितना है नेट फोर्स मोशन के अलोंग, n इज इक्वल टू m2a। ये बन गया। अब इस n की वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए, तो ये कितना बनेगा आपका, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू m1a प्लस n आएगा ना, यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ से रख दी, कितना आ गया, m2a। तो a कितना आ गया आपका, एफ एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इज दैट क्लियर। तो ये एफ एक्सटर्नल कितना है आपका, अच्छा ये तो फिर हमने इसी में निकाल लिया वेरिएबल के फॉर्म में, ये हो गया। नॉर्मल रिएक्शन कितनी बनेगी, m2 इंटू ए की वैल्यू रख सकते हैं इसमें, विच इज एफ एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्वेश्चन में आपको मासेस गिवन होंगे और फोर्स कितना लग रहा है वो गिवन होगा। आपको ये दोनों वैल्यूज़ बतानी है, फॉर्मूले नहीं याद करना एक भी गलती से भी, ठीक है। नहीं आप ये फॉर्मूले याद करने लग जाओ, 2 डिब्बे हैं तो ये फॉर्मूला, 3 है तो ये, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आप मुझे इसमें क्वेश्चन में अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू दे दूँ, मान लीजिए ये 2 kg है और ये 4 kg और ये 12 न्यूटन, तो आंसर्स क्या बनेंगे, 12 अपॉन 4 प्लस 2 6, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और नॉर्मल रिएक्शन क्या बनेगी, 4 इंटू 12 अपॉन 6, 8 न्यूटन। क्लियर है, बोलो क्लियर है, नोट कर लो जल्दी। हाँ एक बार कहाँ से फिर से बताएं, यहाँ से, इधर से, ध्यान दो बेटा, है ना, बहुत फोकस हो गए। अच्छा किया पूछ लिया, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है आपका m1, इस पे क्या है नॉर्मल रिएक्शन n1, नीचे क्या है mg। यहाँ से फोर्स कितना लग रहा है, एफ एक्सटर्नल। तो नॉर्मल रिएक्शन वो वाला ब्लॉक कहाँ लगाएगा, इधर। इसका एक्सेलरेशन इधर कितना माना, a। तो अभी नेट एक्सेलरेशन राइट में है, तो राइट डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना आएगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स एफ एक्सटर्नल माइनस एन। माइनस क्यों किया, क्योंकि एन का है लेफ्ट में, तो नेट फोर्स कितना बनेगा राइट में, एफ एक्सटर्नल माइनस एन। और इसको लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, m1 इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ से एफ एक्सटर्नल किसके इक्वल आ गया आपका, m1a प्लस एन, समझे। अब यहाँ पर इस पर एपीडी लगाएं, तो n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, नेट फोर्स राइट में कितना है, n। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो n इज इक्वल टू m2 इंटू ए। तो यहाँ से n की वैल्यू 2 से निकाल के किस में रख दी, 1 में, ये आ गया, यहाँ से ये आ गया, ठीक है। क्लियर है, चलिए। हाँ n कहाँ से, ये वाला n कहाँ से है, ये इस पे तुमने धक्का लगाया ना, तुमने लगाया ना, फिर ये ब्लॉक किस पे धक्का लगाएगा, m2 पे। तो m2 इसका अपोज करेगा ना, रिएक्शन लगाएगा ना, वो रिएक्शन ही क्या है आपका n, और एक्शन क्या है n, समझे। अगर मैं कोई फोर्स ना लगाऊं तो ये रिएक्शन एक्शन भी क्या होगा इनका, 0। ये एक दूसरे पे धक्का लगाएंगे ही नहीं। क्या सुनो, ए कहाँ से आया, आप जब फोर्स लगाएंगे तो ये पूरा सिस्टम चलेगा नहीं आगे, है ना। कोई नहीं पूछो पूछो पूछो। कई बार हम लॉस्ट हो जाते हैं क्लास में, उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है,
कुछ भी पूछ लो, ठीक है, कुछ भी से मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो आप अगर कभी आपको लग रहा है ना मैं लॉस्ट हो रहा हूँ, मेरा फोकस हट रहा है, हाथ उठा के कुछ भी पूछ लिया करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ भी पूछने से पिट जाओगे, लेकिन उससे एकदम क्लास में आ जाओगे, फोकस हो गए, ठीक है। नोट करिए जल्दी, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग निकाल के बताएंगे मुझे। अगर 3 ब्लॉक हैं, जल्दी बताइए, 1 2 3। देखो एक जनरल फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, ध्यान सुनिए। चलो पहले तो आप इसी मेथड से करो, फिर शॉर्टकट बताऊंगा आपको। 4 kg 2 kg और ये 1 kg, और यहाँ पे 14 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है। बताइए सभी का एक्सेलरेशन बताना है आपको, और इन दोनों के बीच में कितना एक्शन रिएक्शन लग रहा है, और इन दोनों के बीच में कितना एक्शन रिएक्शन लग रहा है, वो सब बताने हैं। ये नोट हो गया, ये नोट हो गया। चलिए बताइए जल्दी, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इसको सीखो और घर जाके पूरा करना उसको। बताइए कैसे करेंगे जल्दी से। अगेन कैटेगरी कौन सी है, सेकंड ए, ठीक है। तो पहले एपीडी बनाइए जल्दी जल्दी। 4 kg का एपीडी, 2 kg का एपीडी, 1 kg का एपीडी, जल्दी जल्दी बनाएं। नीचे 40 न्यूटन, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन N1, 20 न्यूटन, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन N2, 10 न्यूटन, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन N3। ये तो वर्टिकल में बना लिए। तुम बेटा थोड़ा फोकस बैठो, ठीक है। सुन रहे हो, शक्ल बना लेते हो तुम एकदम डोरेमोन जैसी, समझ रहे हो। नोट करो जल्दी इसको। 4 kg पे इधर से कितना फोर्स लग रहा है, 14 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है, 14 न्यूटन। यहां पर ये इस पर एक्शन लगाएगा तो ये इस पे क्या लगाएगा, रिएक्शन, ठीक है। ऐसे ही आप 2 kg का अब बनाया कर दो, इसने इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाई N1 या N मान लो, तो ये इस पर एक्शन कितना लगा रहा होगा, N, ठीक है। अब इसने इसको धक्का दिया तो ये इसको धक्का दे रहा होगा, तो जब इसने इसको धक्का दिया मान लो तो ये इसको धक्का देगा, तो ये धक्का मान लो कितना है, N डैश, तो इस पर भी कितना लग रहा होगा धक्का, N डैश। ये बात समझ में आ रही है, बोलो। अब ये बन गया है एपीडी। अब तुम मुझे बताओ ये सब अलग अलग चलेंगे कि एक साथ चलेंगे, एक साथ चलेंगे। तो कॉमन सेंस से हम समझ में आ रहा है अब। तो ये अगर सब एक साथ चलेंगे तो सभी का एक्सेलरेशन क्या होगा, कॉमन, डन, ठीक है। अब जरा पहले वाले के लिए अलोंग द मोशन एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, ये लगाइए। तो राइट डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, 14 माइनस एन, क्या लिखेंगे, 14 माइनस एन इज इक्वल टू 4 इंटू ए, इक्वेशन 1, ठीक है। इसके लिए लिखिए जरा, क्या लिखेंगे, राइट में कितना फोर्स है, राइट में कितना फोर्स है, एन माइनस एन डैश इज इक्वल टू 2a। यहाँ क्या लिखेंगे, एन डैश इज इक्वल टू ए। आगे तीनों इक्वेशन बोलिए। आप क्या करना है इन तीनों से, ध्यान समझिए, बताइए क्या करें। एन डैश ए के इक्वल है, यहाँ रख दो एन डैश को, तो एन किसके इक्वल आ जाएगा आपका, एन डैश ए है अगर तो एन किसके इक्वल आ जाएगा, 3a के, और एन 3a के इक्वल आ गया तो यहाँ रख दो तो कितना आ जाएगा, 14 माइनस 3a इज इक्वल टू 4a, तो 14 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7a। तो a कितना आ गया आपका, 2, a कितना आ गया, 2, ठीक है। a 2 आ गया, तो अब मुझे नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है अलग अलग।
तो एन डैश कितना आ जाएगा आपका 2, यस और नो, बोलो बेटा। और एन डैश 2 आ गया तो एन कितना आ जाएगा 6। बस यही सब तो निकालना था, एक्सेलरेशन एंड एन एन डैश। बोलो क्लियर है? रिया, रियाली, श्रुति, उत्पला, भूमि, भूमि क्लियर है? इधर वॉइस क्लियर है सभी को? ललित, हर्षित, ठीक है। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा ऑब्जर्व पिछले न्यूमेरिकल को और इस न्यूमेरिकल को, एक्सेलरेशन का शॉर्टकट क्या है? देखो ध्यान से, जब भी कभी फोर्स लगाने से जितना मास एक साथ चले तो हम लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू m सिस्टम। एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज F बाई m सिस्टम। देखो जरा ध्यान से, पिछले क्वेश्चन में भी एक्सेलरेशन कितना आया था? देखो, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 40 न्यूटन लग रहा है और तीनों का मास ऐड कर दें, 4, 2, 6 और 1, 7, यही तो आंसर आ रहा था ए। ये सुनो, बोलो। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन है तो आप ये देखा करो फोर्स लगाने से कितना कितना मास चल रहा है, ठीक है? तो वो फोर्स डिवाइडेड बाई वो मास ऑफ द सिस्टम विच इज मूविंग विथ ए, समझे? मूविंग विथ ए। तो ये तीनों ब्लॉक चल रहे हैं ए से, इसीलिए यहां पर तीनों का मास का सम कर दिया है, ठीक है? अब एक क्वेश्चन देखिए इधर ध्यान से, जैसे मान लो यहां पर अब की बार 4 ब्लॉक रख दिए, 4, 2, 6 और 2, 8 और 1, 9, और यहाँ 18 न्यूटन फोर्स लग रहा है। बताओ कितना एक्सेलरेशन आएगा? कितना आएगा? 2। टोटल मास 18 न्यूटन डिवाइडेड बाई सारे मास चलेंगे कॉमन एक्सेलरेशन से, ये सुनो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? 9 विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब इन सब के बीच में नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेंगे, बोलो कर पाएंगे ना? ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन देते हैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है? ये मिटा दें? नहीं मिटाएं? ये वाला पार्ट, ये देखिए, ये आपका एससीबी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। यहाँ एक ब्लॉक है, अब की बार साइड में ना रख के ऐसे रख दिया है, 4 kg 2 kg, और यहाँ पर एक 12 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, और ये कह दिया कि ये सभी क्या है? स्मूथ, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि बताइए व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 4 kg and 2 kg, फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 4 kg and 2 kg। कितना आएगा जल्दी बताओ? 4 kg and 2 kg, फाइंड हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg and 2 kg। बताइए बताइए जल्दी बताइए। हरदीप कितना आएगा? जल्दी बताइए। 2 न्यूटन मीटर पर सेकंड, वेरी गुड। आप बताइए 2, आप बताइए 2। बॉयज़ में दिव्य कितना आएगा? 2, बहुत बढ़िया, शाबाश। रूपेश कितना आएगा? हाँ 2, यस वेरी गुड। श्रुति 3। आप बताओ इना। भूमि, हाँ भाई आप बताइए। उत्पला कितना आएगा? 2, 3। कुछ पब्लिक अब 3 के सपोर्ट में आ गई है।
रुपेश तुम्हारा मन बदल रहा है? नहीं? चलिए देखिए, मैं यहाँ चीख चीख के आपसे कह रहा था कि केवल उतना ही मास रखना है जितना मूव करेगा फोर्स की वजह से, ठीक है। अब तुम मुझे ये बताओ, जब तुम इस 4 kg पे लगा रहे हो, वही ना, हम डेली लाइफ में इतना इन्वॉल्व होते हैं कि फिजिक्स के कंसेप्ट पहली बार में हम लगा ही नहीं पाते डेली लाइफ में। देखिए, आप इस 4 kg पे फोर्स लगा रहे हैं, आपका मन ये सोच ही नहीं रहा है कि केवल 4 kg चलेगा, 2 kg चलेगा ही नहीं, केवल ये मूव करेगा। लेकिन डे टू डे लाइफ में आपने ऐसा देखा ही नहीं है। आपने तो ये देखा है कि नीचे वाले में धक्का लगाएं तो ऊपर जो चीज़ रखी रहती है वो भी चलती है साथ में। वो ऐसे ही नहीं चलती है बेटा, ठीक है। उसके लिए ये सरफेस कैसा होना चाहिए? रफ। उसके लिए सरफेस कैसा होना चाहिए? रफ। अभी ये सरफेस कैसा है आपका? स्मूथ। समझे? अगर आप इसका एपीडी बनाएंगे, एपीडी, तो 4 kg वाले पर यहाँ से फोर्स लग रहा है 12, इधर 40 और ऊपर से 20, ये सुनो, और नीचे से नॉर्मल रिएक्शन, ये इसका एपीडी है। राइट में फोर्स है 12, तो इसकी वजह से चलेगा राइट में। अब हम आ जाते हैं 2 kg पर। 2 kg पर नीचे इसका वेट है 20, और ये अगर इस पर 20 डालेगा तो ये ऊपर क्या लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन, एन डैश। लेकिन क्या राइट और लेफ्ट में कोई फोर्स है? कोई फोर्स नहीं है। तो जब कोई फोर्स ही नहीं है तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0। सिंस एफ नेट इज 0 फॉर दिस, सो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं। हाँ, अगर सरफेस डेली लाइफ में क्या होता है, वो वहाँ पर स्मूथ नहीं होता सरफेस, फ्रिक्शन आ जाता है। पढ़ेंगे आगे। जब फ्रिक्शन होगा तो दोनों ब्लॉक क्या करेंगे? साथ चलेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल केवल ये मूव करेगा, तो एक्सेलरेशन इज अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाई केवल कितना मास मूव कर रहे हैं? 4 kg। तो क्या लिखेंगे? 4 A इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? बोलो, नोट कर लो जल्दी, नोट करिए। चलिए, तो ये एक तरह के प्रॉब्लम्स हो गए आपके कैस्केडेड ब्लॉक्स, ठीक है। ऐसे बहुत अलग अलग मॉडलिंग है लॉज ऑफ मोशन में। हालांकि कंसेप्ट उतना ही है जितना मैंने बता दिया पहले, 3 हायरार्की, बस ये होंगे सभी इसी से। नेक्स्ट लिखिए स्ट्रिंग प्लस ब्लॉक प्रॉब्लम। स्ट्रिंग प्लस ब्लॉक, ये क्वेश्चन कैसे देखेंगे आपको? देखिए, कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मल रिएक्शन का प्लेस ले लेगा टेंशन फोर्स। स्मूथ सरफेस, सरफेस है आपका एकदम स्मूथ, ठीक है। सरफेस क्या है? स्मूथ। ये फोर्स लग रहा है। अब जल्दी से बताइए मुझे, एक्सेलरेशन क्या होगा दोनों ब्लॉक का? जब आप इसको पकड़ के स्ट्रिंग से खींचोगे, जब आप इसको पकड़ के स्ट्रिंग से खींचोगे, ऐसे इसको खींच रहे हैं F4 से, यहाँ स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ तो आप सीधा फोर्स ही लगा रहे हैं। तो मुझे बताओ, ये स्ट्रिंग टाइट होगी ना? ये सुनो, और जब ये स्ट्रिंग टाइट होगी, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन इसका है वही एक्सेलरेशन m1 का होगा। अगर कम ज़्यादा हुआ तो क्या होगा? ढीली हो जाएगी ना स्ट्रिंग। ये सुनो, भाई इसका जो एक्सेलरेशन होगा, स्ट्रिंग अगर टाइट है तो वही एक्सेलरेशन से ये चलेगा। अगर इसका ज़्यादा हो गया, इसका कम, तो रस्सी तो ढीली हो जाएगी। ये सुनो, तो बाई कॉमन सेंस वी कैन से कि जब हम F एक्सटर्नल ऐसे लगाएंगे तो जो एक्सेलरेशन m1 का है वही एक्सेलरेशन m2 का होगा। इज दैट क्लियर? तो जब फोर्स लगाने से दोनों मास साथ चल रहे हैं तो A
दोनों का कितना आएगा, एफ एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2 विच इज ये a आ गया आपका। ठीक है, अब जरा इंडिविजुअल एपीडी बनाइए। मान लो मैं m1 का बना लेता हूँ, m1 का, तो ध्यान से देखना बेटा, m1 और m2 का जब एपीडी बनाएंगे तो जैसे पहले m2 का बनाते हैं, इसके राइट में कितना फोर्स लग रहा है, एफ एक्सटर्नल, ये इसको आगे खींच रहा है, तो इस पर ये रस्सी लगी हुई है, ये टेंशन फोर्स कहाँ लगाएगी, m2 से अवे, तो यहाँ पर ये टेंशन लग गई T। और ये स्ट्रिंग कैसी है आपकी, मासलेस। ये स्ट्रिंग सारे केसेस में अभी कैसी है, मासलेस। इसका मतलब जो टेंशन यहाँ पर वही टेंशन यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन a है और इस पर टेंशन कैसी लगेगी, अवे, यानी कि ऐसे, और दोनों की टेंशन क्या होगी, सेम, दोनों की टेंशन क्या होगी, सेम। तो अब यहाँ पर जब हम फॉर्मूला अप्लाई करें, एक्सेलरेशन a, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स आगे कितना है, t, मास कितना है, m1, एक्सेलरेशन कितना है, a। यहाँ पर f एक्सटर्नल माइनस टी इज इक्वल टू m2a। अगर आप इस t की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो क्या मिलेगा, f एक्सटर्नल माइनस m1a इक्वल टू m2a। इसको इधर लाके कॉमन लेके f एक्सटर्नल कितना आ जाएगा, a, m1 प्लस m2। तो ये हमने डेरिवेशन भी कर लिया कि क्यों a इज इक्वल टू इसके इक्वल है, आप डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी अब आगे से डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, इस a की वैल्यू इसमें रखेंगे तो t कितना आएगा आपका, बताइए, m1 इंटू a की वैल्यू कितनी लिखेंगे, f एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये सुनो, a की वैल्यू उठा के रख दी यहाँ से, तो ये स्ट्रिंग में क्या आ गई आपकी, टेंशन। स्ट्रिंग में क्या आ गई आपकी, टेंशन। बोलो 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 भाई, क्लियर है, रियली। अब यहाँ पर देखिए, ये सभी एग्जाम्पल अभी किस कैटेगरी में चल रहे हैं आपके, इसी कैटेगरी में चल रहे हैं। समझ में आ रहे हैं, अभी सारे क्वेश्चन इसी कैटेगरी में जा रहे हैं। ठीक है, चलो ये मिटा दें, ये वाला पार्ट। अब जरा मुझे बताओ इसमें, चलो तुम ही लोग जल्दी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये आपका मान लो 2 kg है, ये स्ट्रिंग है, ये 3 kg है, और फिर ये एक और 5 kg है, और इधर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। चलो जल्दी से बताओ मुझे, इसमें टेंशन कितनी आएगी, T1, और इसमें टेंशन T2 कितनी कितनी आएगी, और एक्सेलरेशन क्या आएगा ब्लॉक का, A। सेकेंड पार्ट इज फाइंड आउट T1 एंड T2। आंसर आना चाहिए सभी का जल्दी, 1 मिनट में जल्दी बताइए। हाँ जी, पिछले वाले में 1 और दोनों T इक्वल कैसे हैं, देखो बेटा, दोनों T, ये वाले और ये वाले, ये और ये पूरी स्ट्रिंग एक ही है ना। और मैंने क्या बताया था, स्ट्रिंग अगर मासलेस है और कंटिन्यूअस है तो उसके हर पॉइंट पे टेंशन क्या होती है आपकी, सेम। क्या, मास सेम, ब्लॉक्स का नहीं कह रहा हूं मैं। स्ट्रिंग अगर आपकी मासलेस है, स्ट्रिंग खुद ब खुद अगर क्या है, मासलेस, समझे, तो उसके हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगी आपकी, सेम, समझे। इस साइड पूरी स्ट्रिंग में टी होगी, इस साइड कहाँ लगाएगी, इधर। हाँ, हर जगह टेंशन क्या है, टी। इस साइड क्यों लगा, इस साइड में। देखो बेटा सुनो, यही मैंने बताया भी था, कई बार बच्चों को ये डाउट आता है कि सर स्ट्रिंग में तो टेंशन एक ही तरफ होगी। या सुनो, ये डायरेक्शन हम स्ट्रिंग में टेंशन की नहीं बना रहे हैं, ये डायरेक्शन हम
स्ट्रिंग ब्लॉक्स पर टेंशन किस डायरेक्शन में लगा रही है, उसकी डायरेक्शन बना रहे हैं। एक बात बताओ, जब तुम इसको खींच रहे हो, सुनो ध्यान से, तो ये ब्लॉक आगे कौन लेके जा रहा है? स्ट्रिंग लेके जा रही है ना। और स्ट्रिंग कौन सा फोर्स लगाती है? टेंशन। तो स्ट्रिंग यहाँ पर कहाँ लगेगी? आगे की तरफ। या सुनो, और अगर मान लो ये M2 अभी है यहाँ पर, ध्यान सोचना, मान लो ये स्ट्रिंग थी ही नहीं है, तो ये तेजी से जाएगी ना, और इस स्ट्रिंग की वजह से ये स्लो होगा या फास्ट होगा? स्लो होगा। इसका क्या मतलब है? ये स्ट्रिंग टेंशन कहाँ लगा रही होगी? अपोजिट डायरेक्शन में। समझे? सो टेंशन, इसीलिए हमने एक रूल बताया था शुरुआत में, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। स्ट्रिंग जिस भी ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है, टेंशन हमेशा उस ऑब्जेक्ट से कहाँ लगेगी? अवे। टेंशन हमेशा कहाँ लगेगी? अवे। बस ये रूल याद रखो, ज़्यादा सोचना ही नहीं है उसमें। फिर चलिए इसमें आंसर बताइए जल्दी। एक्सेलरेशन कितना है सभी का? कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। शाबाश। क्या किया हमने? 20/2 + 3 + 5, 20/10, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ T1 कैसे निकालेंगे बताइए? 2 kg का अगर मैं एपीडी बनाऊं तो आगे कौन सा फोर्स लग रहा है? T1। एक्सेलरेशन कितना है इसका? 2। तो व्हाट आई विल राइट? T1 = m × a। तो 2 × 2 कितना आएगा? 4 न्यूटन। या सुनो, आप बताओ किसका एपीडी बनाए? किसी एक का बना लो, मर्जी है तुम्हारी। किसका बनाए? 3 का 5 का? 3 का बनाए। देखो 3 के से भी आंसर आ जाएगा। 3 इसमें आगे टेंशन है T2, पीछे टेंशन है T1। T1 की वैल्यू कितनी आ गई है? 4। और एक्सेलरेशन कितना है इसका? 2 इधर। तो राइट में नेट फोर्स कितना आएगा? T2 - 4 मास इंटू एक्सेलरेशन। तो T2 कितना आएगा आपका? 10 न्यूटन। सर नहीं, आप 5 का एपीडी बना के बताओ। 5 का एपीडी क्या बनेगा बताइए? 5 का एपीडी 5 kg वाले का कितना बनेगा? आगे 20, पीछे T2, आगे एक्सेलरेशन कितना? 2। ये सुनो, क्या लिखेंगे? 20 - T2 = 5 × 2 कितना आएगा? T2 = 20 - 10 विच इज 10। देखो समझे? बोलो, क्लियर है? चलिए, तो ये तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम था। अब जरा इसमें बताओ, ऐसा भी एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। 2 kg, देखिए इधर 2 kg, 4 kg और 100 न्यूटन। ये वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, ऐसे हवा में ऐसे स्ट्रिंग को उछाल रहे हैं, वैसे पकड़ के ऊपर ले जा रहे हैं 100 से। ठीक है, अभी हॉरिजॉन्टल सरफेस गायब है यहाँ से। सिस्टम इज मूविंग अपवर्ड। तो अब यहाँ टेंशन मान लीजिए कितनी है? T, और ये 100 न्यूटन लग रहा है। आपसे कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। देखो ये तो हम अभी भी कह सकते हैं कि दोनों के एक्सेलरेशन क्या आएंगे आपके? सेम। कॉमन सेंस से कह सकते हैं ना, स्ट्रिंग से लेके जा रहे हैं, स्ट्रिंग हमेशा क्या रहेगी? टाइट। दोनों के एक्सेलरेशन क्या होंगे? हमेशा सेम। तो अब बताइए क्या आंसर आएगा? इसको ना आप ऐसे ले लो, 40 और 20, और ये ले लो 120। ठीक है, बताइए बताइए, सोचिए जल्दी। अब मन ऐसा तो नहीं कर रहा आपका? A = F/m1 + m2। F है 120, m1 m2 60, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा मन कर रहा है आपका? कितने लोगों का कर रहा है ऐसा करने का? बताओ।
अरे बताओ, ऐसी फीलिंग आ रही है? शाबाश। कि नेट फोर्स 120 है और नेट मास 40 और 20 60 है। ऐसा कर रहा है मन? इसमें एक गलती हो जाएगी। पूछो क्या? कि क्या इस सिस्टम पर केवल 100, अच्छा एक चीज और, 120 भी मत करो इसको, 60, 1200 कर लो, 1200। अब सही बनेगा क्वेश्चन। 1200 कितना फोर्स है? 1200 न्यूटन। अब तुम मुझे बताओ इन दोनों को देख के कि इस पूरे सिस्टम पर, पूरा सिस्टम क्या है? M1 एंड M2, इस पर ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना लग रहा है? टोटल फोर्स ऊपर की तरफ 1200। यस और नो? बोलो। अगर मैं इन दोनों को, क्योंकि ये एक साथ चल रहे हैं ना, दोनों मास एक साथ चल रहे हैं एक्सेलरेशन से, तो इन दोनों को मैं क्या मान सकता हूं? एक सिस्टम। क्या मान सकता हूं? सिस्टम। और इस सिस्टम पर ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना है? 1200। इस सिस्टम पर नीचे की तरफ कोई फोर्स है? नीचे की तरफ नहीं है ना? इनका वेट लग रहा है नीचे अब की बार। ये सुनो, तो इसका वेट कितना है? 400। इसका वेट कितना है? 200 न्यूटन। 400 न्यूटन। तो इस पूरे सिस्टम पर नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना आ गया आपका? 600 न्यूटन। इज दैट क्लियर? बोलो। ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं दोनों को एक सिस्टम मानकर, दोनों को एक सिस्टम मानकर। सिस्टम पर नेट फोर्स ऊपर कितना है? 1200। नेट फोर्स नीचे कितना है? 600। तो इस सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन कहाँ आएगा? ऊपर या नीचे? ऊपर। कितना आएगा वो? ए नेट इज इक्वल टू एफ नेट डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सिस्टम। एफ नेट कितना है आपका? एफ नेट 1200 माइनस 600। मास ऑफ द सिस्टम कितना है? 40 प्लस 20 60। कितना आएगा? 600 बाई 60, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पूरा सिस्टम ऊपर कितने से जा रहे हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इज दैट क्लियर? बोलो। ये सुनो, अब ध्यान सुनिए। ये तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं, सिस्टम मान के जल्दी आंसर आ जाता है। ठीक। अब मुझे टेंशन पता करनी है। क्या पता करनी है? टेंशन इस स्ट्रिंग में। तो अब मैं केवल किसका एपीडी बनाऊंगा? 20 kg का। केवल किसका एपीडी बनाऊंगा? 20 kg का। तो 20 kg को अगर मैं देखूं तो इसका नीचे फोर्स कितना लग रहा है? 200। ये सुनो। और ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? टेंशन T। और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जो सिस्टम का था, सिस्टम का एक्सेलरेशन था वो कितना था ऊपर आपका? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सुनो एवरीवन। तो यहां से क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अब आप? नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ कितना आएगा? T माइनस 200 इज इक्वल टू 20 इंटू एक्सेलरेशन। ये सुनो, तो ये कितना आ गया? टेंशन इज इक्वल टू 200 प्लस 200 400 न्यूटन। 400 न्यूटन। इज दैट क्लियर? बोलो। क्लियर है? तो ये वर्टिकल स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। टोटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए टोटल फोर्स ऊपर, टोटल फोर्स नीचे डिवाइडेड बाय मास। एक क्वेश्चन जल्दी से आप सॉल्व करके बताइए मुझे। हाँ, क्या करो बेटा? 20 kg पर 1200 नहीं लगेगा। 1200 नहीं लगेगा बेटा, क्योंकि 1200 तो किस पे लग रहा है? 40 kg पर। 20 kg को ऊपर कौन ले जा रहा है? ये स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग क्या फोर्स लगा रही है? टेंशन। समझे?
1200 तो ऊपर वाले को फील हो रहा है, क्या सुनो, बोलो रुपेश, क्या 40 पर 40 kg पर भी नीचे टेंशन लग रही है। हाँ बिल्कुल, अगर आप इसका एपीडी बनाना चाह रहे हो तो आप क्वेश्चन यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे। 40 kg बनाओ, यहाँ पर 40 kg पर टेंशन नीचे कितनी लगेगी, T, और ऊपर फोर्स कितना लग रहा है आपका 1200, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर कितना है आपका 10। तो अब इसके लिए F = ma लगाइए, 1200 माइनस T = 40 इंटू एक्सेलरेशन 10। हाँ इसका mg भी सही कह रहे हो, 400, तो क्या लिखेंगे 1200 माइनस 400 माइनस T, ये बनेगा मास इंटू एक्सेलरेशन, कितना बना ये 800 माइनस T = 400, तो T कितना आ गया 400। देखो सेम रिजल्ट आ रहा है दोनों से, ये सुनो बोलो। तो ये वर्टिकल ब्लॉक सिस्टम के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। एक क्वेश्चन आप निकालेंगे, जल्दी से बताइए। ये 3 ब्लॉक हैं ऐसे, इसका मास है 2 kg, इसका मास है 2 kg, इसका मास है 2 kg, और ऊपर फोर्स लग रहा है आपका 60, और कितना कर दें 140 न्यूटन, लो 140 न्यूटन। बताइए भाई, सभी ब्लॉक का एक्सेलरेशन और स्ट्रिंग में कितनी टेंशन आएगी, ये बताना है आपको, जल्दी बताइए। सभी ब्लॉक का एक्सेलरेशन और कितनी टेंशन आएगी। पहले नहीं हुई ना, अभी नहीं हुई ना। बताइए जल्दी। सबसे पहले तीनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे, ठीक है। तो आप क्या करिए, तीनों ब्लॉक को एक सिस्टम मान लीजिए, ठीक है। फिर देखिए ऊपर कितना फोर्स लग रहा है और नीचे कितना फोर्स लग रहा है पूरे सिस्टम पे। नीचे कितना लगेगा, जितना उनका वेट है। ये सुनो, निकालो फिर आंसर निकालो। जब सब चीज़ें क्लियर हैं तो आंसर आना चाहिए तुरंत। एक्सेलरेशन कितना आएगा अंजलि, यस स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, बताइए जल्दी। एक्सेलरेशन कितना आएगा, अंजलि, डोंट टेक द हेल्प, बताओ आंसर कितना आएगा। 40, 48। नेट फोर्स क्या लिखेंगे 14 माइनस, डायरेक्ट आंसर बता रहे हो, डायरेक्ट आंसर मत बताओ बेटा मुझे, इधर सामने देखो आप। इस पूरे को आपने क्या माना, एक सिस्टम। तो ऊपर कितना फोर्स लग रहा है टोटल 140, और नीचे फोर्स कितना लग रहा है 60। इन सभी का वेट लगेगा ना नीचे, डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अंजलि ये बता रहा है ना कि अभी अभी तुम्हारा दिमाग फोकस हुआ है बस। ये कितना आएगा एक्सेलरेशन आपका 80/6, 40/3। अब मुझे इसमें टेंशन निकालनी है, ये टेंशन T1, ये कैसे निकालेंगे। इस वाले ब्लॉक का क्या बनाना पड़ेगा एपीडी। तो ये 2 kg और यहाँ टेंशन T1, नीचे वेट 20 और इसका एक्सेलरेशन कितना है 40/3। क्या लिखेंगे
T1 इज इक्वल टू T1 माइनस 20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो T1 कितना आएगा 80/3 प्लस 20। कर लेंगे, T2 निकाल लेंगे ऐसे ही। T2 यहाँ पे टेंशन, क्या सुनो, इक्वेशन क्या लिखनी है बस, T2 माइनस T1 माइनस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, ये रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, बैठो बेटा बैठो। तो आज ध्यान सुनिए बेटा, अभी कुछ दिन आपके यही हायरार्की कंप्लीट करेंगे हम। आज अभी हम केवल और केवल इस पोर्शन के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन टू यू, ठीक है, तब क्वेश्चन कैसे करना है। डन। चलिए, तो आज का होमवर्क फिर क्या है बताइए। आप कल तो करके आए नहीं, तो कल आपका होमवर्क वही है, रिपीटेड 5.1 एंड 5.2, और कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं होगा। आप देख रहे हैं कितने कॉम्प्लेक्स टॉपिक चल रहे हैं, इनमें अगर आप एब्सेंट हो गए आपको अगले 8 चैप्टर तक कुछ समझ नहीं आएगा, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन तक, मैं बता रहा हूँ आपको। और रिकॉर्डिंग उसको नहीं मिलेगी जो कल नहीं आएगा, ये भी बता दी मैंने आपको। नहीं आप सोचोगे ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, नो, कल सभी को प्रेजेंट रहना है और फिर कल छुट्टी मनाओ आप आराम से। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। ये केवल उस बच्चे को मिलेगी जो प्रेजेंट था और उसको कुछ समझ नहीं आया।